Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today's video is on Jane Austen and her important novels and characters. तो please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Pride and Prejudice 1813. तो जेन ऑस्टिन का ये जो वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस ये 1813 का वर्क है. The novel published anonymously in three volumes in 1813. जो नॉवेल है 3 वॉल्यूम में पब्लिश्ड होता है और विदाउट नेम पब्लिश्ड होता है. कब? 1813 में. नॉवेल की सेटिंग रूरल इंग्लैंड में होता है. 19th सेंचुरी के टर्न होते समय जो रूरल इंग्लैंड होता है वहीं पे इस नॉवेल की सेटिंग है. और साथ में इस नॉवेल में बेनेट फैमिली के बारे में बताया गया है जिसमें टोटल 5 अलग अलग टाइप की सिस्टर्स होती हैं. मीन्स 5 सिस्टर्स होती हैं और जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफर होती हैं. All of whom their mother is keen to see suitably married. और इनकी जो मदर होती हैं वो चाहती हैं कि इनकी मैरिज सुइटेबल पर्सन से हो. तो इसी से रिलेटेड ये टोटल नॉवेल है. बेनेट फैमिली के बारे में है और बेनेट फैमिली में जो 5 सिस्टर्स हैं उनके बारे में. जॉनर है नॉवेल का रोमांस से, सटायर है नॉवेल ऑफ मैनर्स से. थीम देख लेते हैं. द मेन थीम्स आर फैमिली, वेल्थ, रिपुटेशन, सोशल क्लास एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो इस नॉवेल का मेन थीम है फैमिली है, वेल्थ है, रिपुटेशन है, सोशल क्लास, प्राइड एंड प्रेजुडिस. वन सेंटर आइडिया इन द नॉवेल, नेगेटिव रिपुटेशन कैन इम्पैक्ट एन एंटायर फैमिली. इस नॉवेल का एक सेंटर आइडिया भी है कि जो निगेटिव रिपुटेशन होते हैं वो पूरी फैमिली को इम्पैक्ट कर सकता है. प्राइड कैन गेट इन द वे ऑफ फॉर्मिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स. और साथ में जो प्राइड है वो कहीं ना कहीं आगे चल के फॉर्म होता है. इस नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा और वो एक एवरलास्टिंग जो रिलेशनशिप है उसमें तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है. मीन्स प्राइड जो है उसका एंड हो जाता है और प्राइड के जगह एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कैरेक्टर के बीच में. द नॉवेल इज प्रेसिडेड बाय सेंस एंड सेंसिबिलिटी. प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बाद पब्लिश्ड होता है. इनका फर्स्ट नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में है और जो प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में है. तो इसे याद रखेंगे. नाउ वी विल मूव टू फर्दर पॉइंट्स. कैरेक्टर में कौन है? एलिजाबेथ बेनेट है जो कि नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है. सेकेंड डॉटर ऑफ मिस्टर बेनेट, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल ऑफ द 5 बेनेट सिस्टर्स. एलिजाबेथ बेनेट सेकेंड नंबर की डॉटर है, मतलब अपनी 5 सिस्टर्स में सेकेंड नंबर पे है. और मिस्टर बेनेट इनके ये 5 बेटियां होती हैं, एलिजाबेथ और अदर 4. मिस्टर बेनेट इनके फादर हैं एलिजाबेथ के और बहुत इंटेलिजेंट तौर पे इनको प्रेजेंट किया गया है. एलिजाबेथ को इंटेलिजेंट गर्ल के रूप में प्रेजेंट किया गया इस नॉवेल में. सेंसिबल भी है ये अपनी बाकी सिस्टर्स के कंपेरिजन में. वेल रीड है एंड क्विक विटेड है, पढ़ी लिखी भी हैं और क्विक विटेड है. हर रियलाइजेशन ऑफ डार्सी's essential goodness eventually triumphs over her initial prejudice against him. In start, she have prejudice having Darcy. तो डार्सी को लेकर एलिजाबेथ की प्रेजुडिस होती है स्टार्ट में, जो लेटर ऑन क्या होता है वो खत्म हो जाता है जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी इज अ गुड पर्सन. फिट्जविलियम डार्सी, second most important character of the novel. A wealthy gentleman, the master of Pemberley and the nephew of Lady Catherine de Bourgh. फिट्जविलियम डार्सी इज अ वेल्दी जेंटलमैन, एक वेल्दी जेंटलमैन है और ये पेम्बरले जो स्टेट इसके मास्टर है, ऑनर है. लेडी कैथरीन डी बर्फ के ये नेफ्यू हैं. इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, लेकिन डार्सी के अंदर प्राइड देखने को मिलता है. बट लेटर ऑन ये प्राइड क्या होता है, रिफॉर्म हो जाता है. तो डार्सी का जो प्राइड है लेटर ऑन रिफॉर्म हो जाता है और एलिजाबेथ का प्रेजुडिस रिफॉर्म हो जाता है डार्सी को लेकर. और इस तरह से लेटर ऑन ये दोनों कैरेक्टर जो है एलिजाबेथ और डार्सी ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं. जेन बेनेट, eldest most beautiful Bennet sister, more reserved and gentler than Elizabeth, and attracts Charles Bingley. जेन बेनेट जो है सबसे बड़ी बेटी होती है बेनेट फैमिली की और एलिजाबेथ से बड़ी होती है, एलिजाबेथ से भी बड़ी होती है जेन बेनेट.
एलिजाबेथ के कंपैरिजन में जेन जो है वो रिजर्व्ड और जेंटल नेचर की है, और साथ में इनका ये जो जेन है, इसका जो कैरेक्टर है उससे चार्ल्स बिंगले बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। तो इन दोनों के बीच में भी शादी की बातें चलने लगती हैं, सो दैट कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर सके। चार्ल्स बिंगले, Darcy's considerably best friend, owner of Netherfield, an estate near the Bennets, genial, well-intentioned gentleman। चार्ल्स बिंगले कौन है? डार्सी जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो डार्सी और चार्ल्स बिंगले दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और चार्ल्स बिंगले नीदरलैंड फील्ड जो स्टेट है इसके ऑनर है, और ये जो जगह है नीदरफील्ड, ये जो बेनेट्स फैमिली जहाँ रहती है उसके पास है ये जगह। बिंगले जेनियल पर्सन है, वेल इंटेंशन्ड है और जेंटलमैन है। तो डार्सी के कंपैरिजन में बिंगले को किसी तरह का प्राइड नहीं है क्लास को लेकर, इज वेरी जेनियल टाइप पर्सन। तो चार्ल्स बिंगले एक अच्छे पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। मिस्टर बेनेट, फादर ऑफ बेनेट सिस्टर्स, हैज अ sarcastic, cynical sense of humor that he uses to purposefully irritates his wife। मिस्टर बेनेट, ये बेनेट सिस्टर जो हैं, 5 सिस्टर्स, इनके फादर हैं। थोड़े ये सरकास्टिक और सिनिकल सेंस वाले हैं, ह्यूमर वाले हैं, और ये सरकास्ट करते रहते हैं अपनी वाइफ को इरिटेट करने के लिए। जानबूझकर ऐसा ये करते हैं, अपनी वाइफ को इरिटेट करते रहते हैं अपने सरकास्ट की वजह से। मिसेस बेनेट, मदर ऑफ बेनेट सिस्टर्स, a foolish, noisy woman whose only goal in life is to see her daughters married। मिसेस बेनेट जो है मदर है बेनेट सिस्टर्स की, थोड़ी पुलिस टाइप की है, नॉइजी वुमेन है, और इनके लाइफ का एकमात्र गोल है कि इनकी बेटियों की शादी अच्छे घर में अच्छी लड़की के साथ हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज जॉर्ज विकम, अ हैंडसम फॉर्च्यून हंटिंग militia officer, attracts Elizabeth initially, but Darcy exposes his past to her। जॉर्ज विकम इज अ हैंडसम पर्सन, बट ये फॉर्च्यून हंटिंग टाइप का मिलिशिया ऑफिसर है। ये सोचता है कि एक रिच लड़की से शादी करके अपनी जो फ्यूचर है उसको सेट करे। शुरू में एलिजाबेथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, बट लेटर ऑन डार्सी जो है इसको एक्सपोज कर देता है। इसका जो पास्ट है उसके बारे में डार्सी एलिजाबेथ को बता देता है, और इससे एलिजाबेथ जो है विक्रम की जो रियलिटी है वो जान जाते हैं, और आफ्टर दैट व्हाट हैपन, एलिजाबेथ बिकम क्लोजर टू डार्सी। तो इस तरह से एक चांस मिल जाता है, और इस चांस के थ्रू एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लिडिया बेनेट, यंगेस्ट बेनेट सिस्टर। लिडिया इज यंगेस्ट बेनेट सिस्टर है, सबसे छोटी डॉटर है बेनेट फैमिली की। गॉसिपी है, बात करने वाली है, मैच्योर है, एंड सेल्फ इन्वॉल्व, रन अवे विथ विक्रम। और लेटर ऑन नॉवेल में क्या होता है, ये लिडिया जो है विक्रम के साथ चली जाती है, भाग जाती है घर छोड़कर। मिस्टर कॉलिंस, अ पोम्पस, जनरली idiotic clergyman who stands to inherit Mr. Bennet's property। मिस्टर कॉलिंस जो है एक पोम्पस पर्सन टाइप के हैं, जनरली idiotic clergyman है, और मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी के ये इनहेरिटर हैं, बिकॉज इनके 5 डॉटर्स होते हैं, बेटे होते नहीं हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी इनके बाद मिलना है मिस्टर कॉलिंस को। मिस बिंगले, बिंगले's Snowy's sister, bears inordinate disdain, having social class। मिस बिंगले जो है चार्ल्स बिंगले की सिस्टर है, स्नोविस टाइप की है ये, और साथ ही में सोशल क्लास को लेकर ये बहुत इसको इश्यू रहता है। ये स्टार्ट में प्रेफर नहीं करती है जेन बेनेट को, उसको लगता है कि वो लो स्टैंडर्ड की है। While Bingley have no objection having the social class of Jane। Lady Catherine de Bourgh, a rich bossy nobleman। लेडी कैथरीन डी बर्ग जो है वो रिच नोबल वुमेन है, मिस्टर कॉलिंस की ये पैट्रन है और डार्सी की आंट है। बियर्स क्लास इश्यू, तो इनको भी क्लास इश्यू को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये एलिजाबेथ को प्रेफर नहीं करती थी डार्सी के लिए। इनको लगता था कि शी इज नॉट फॉर डार्सी, मीन्स इनको ये नहीं लगता था कि एलिजाबेथ जैसी लो स्टैंडर्ड की लड़की डार्सी की लाइफ में आए। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर,
Mrs. Bennet's brother and his wife, caring, nurturing, full of common sense. तो मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर मिसेस बेनेट के भाई और उनके भाई की वाइफ है। ये लोग केयरिंग नेचर के हैं, अच्छे हैं, कॉमन सेंस वाले हैं। नेक्स्ट, चार्लोट लुकास, एलिजाबेथ's dear friend, pragmatic and 6 years older than Elizabeth, accepts Mr. Collins' proposal. चार्लोट लुकास जो है एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है और प्रैग्मेटिक नेचर की है। 6 ईयर बड़ी है एलिजाबेथ से चार्लोट लुकास। और लेटर ऑन she accepted the marriage proposal of Mr. Collins. Georgina Darcy, Darcy's sister, pretty and plays pianoforte. जॉर्जिना डार्सी जो है फिट्ज विलियम जो डार्सी हैं उनकी सिस्टर हैं। तो जॉर्जिना डार्सी डार्सी की सिस्टर है, प्रेटी है और ये पियानो फोर्ट प्ले करने में एक्सपर्ट है। मैरी बेनेट, द मिडिल बेनेट सिस्टर, बुकिश एंड पेडेंटिक। मैरी बेनेट जो है ये मिडिल बेनेट सिस्टर है, मीन्स ये थर्ड नंबर पे है और ये बुकिश है और पेडेंटिक टाइप की है। कैथरीन बेनेट फोर्थ बेनेट सिस्टर है और ये लिडिया की जैसी है। Now next novel is Sense and Sensibility 1811। तो ये जेन ऑस्टिन की फर्स्ट नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 की नॉवेल है। मीन्स ये ऑस्टिन की फर्स्ट फेमस नॉवेल है। It was published anonymously, a lady appears on the title page। जेन ऑस्टिन की ये नॉवेल भी बिना नाम के ही पब्लिश होता है। टाइटल पेज पे एक लेडी का पिक्चर होता है। It tells the story of Dashwood sisters Elinor and Marian। इस नॉवेल में सेंस एंड सेंसिबिलिटी में डैशवुड सिस्टर्स की कहानियां हैं, एलिनोर और मैरियन की। जॉनर है रोमांस नॉवेल है, तो ये रोमांटिक नॉवेल है। थीम, द मेन थीम इन द नॉवेल इज द डेंजर ऑफ एक्सेसिव सेंसिबिलिटी। इस नॉवेल की मेन थीम है डेंजर ऑफ एक्सेसिव सेंसिबिलिटी। द नॉवेल फोकसेस ऑन द सिस्टर्स एलिनोर एंड मैरियन, personification of good sense, common sense, and sensibility emotionality, respectively. The novel is followed by Mansfield Park, Pride and Prejudice। तो ये जो नॉवेल है दो सिस्टर डैशवुड सिस्टर जो है उन पे फोकस करता है, एलिनोर और मरियन पे। दोनों जो है एलिनोर है एग्जाम्पल है ये किस चीज की, गुड सेंस की, मीन्स कॉमन सेंस की। बट जो मरियन है सी इज इमोशनल टाइप गर्ल, तो ये इमोशनल टाइप की होती है, सेंसिबल होती है। और जो ये नॉवेल है फॉलोड करता है मैंसफील्ड पार्क और प्राइड एंड प्रेजुडिस को। मीन्स इस नॉवेल के बाद सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बाद मैंसफील्ड पार्क आता है और प्राइड एंड प्रेजुडिस का पब्लिकेशन होता है। The moral lesson of the novel is that is prudent to behave sensibly। तो इस नॉवेल का जो मोरल लेसन है वो है prudent to behave sensibly, but it is reckless or even dangerous to give up oneself to the excess of sensibility। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है कि कोई बहुत ज्यादा सेंसिबिलिटी की तरफ चला जाए। सेंसिबल होना अच्छी बात है बट इतना भी ज्यादा नहीं कि वो खुद को हर्ट करे। और कुछ ऐसा ही सेकंड सिस्टर मरियन के साथ होता है इस नॉवेल में। द नॉवेल हैज सेवरल मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स सैपिंग द प्लॉट। इस नॉवेल में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो स्टेप बाय स्टेप इस नॉवेल की जो प्लॉट है उसको सेव करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। The most major conflict in the novel is the overarching tension between practicality, sense, and romanticism, sensibility, as represented by Elinor's pragmatic approach and Marian's aptitude to be led but her emotions। तो इस नॉवेल का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, जो सेंस और सेंसिबिलिटी के बीच में जो एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन क्या कंट्रास्ट है, उस चीज को प्रेजेंट किया गया है। तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो सेंस को दिखाता है और जो एल्डर सिस्टर एलिनोर है वो प्रैक्टिकल है, वो सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, प्रैक्टिकलिटी है उसकी लाइफ में। बट जो मरियन सेकंड सिस्टर है रोमांटिसिज्म है उसके अंदर, सेंसिबिलिटी है, इमोशनल है, तो वो इमोशनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से एलिनोर सेंस को और मरियन सेंसिबिलिटी को। कैरेक्टर देख लेते हैं। एलिनोर डैशवुड, मरियन डैशवुड, जॉन विलफ बाय, कॉलोनल ब्रेंटन,
Edward Ferrars, Lucy Steele, Mrs. Jennings, Mrs. Palmer, John Dashwood, Mr. Palmer, Lady Middleton, Margaret Dashwood, Robert Ferrars, Mrs. Dashwood, Fanny Dashwood, Sir John Middleton, Mrs. Ferrars, Mr. Dashwood एंड स्टील। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉलोनल ब्रैंडन, a retired officer and friend of Sir John Middleton, who falls in love with Marian Dashwood. कॉलोनल ब्रैंडन जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर है और साथ में सर जॉन मिडल्टन का फ्रेंड है एंड ही फॉल्स इन लव विद मरियन डैशवुड। Mrs. Dashwood, the kind and loving mother Dashwood, sisters and second wife to Henry Dashwood, shares Marian's romantic sensibilities. तो मिसेस डैशवुड जो हैं वो डैशवुड सिस्टर्स की मदर हैं और हेनरी डैशवुड की सेकेंड वाइफ हैं। ये मरियन की तरह ही रोमांटिक सेंसिबिलिटीज टाइप की हैं। नेक्स्ट वन इज एलिनोर डैशवुड, 19 ईयर एज है एलिनोर का, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस डैशवुड। तो ये मिस्टर एंड मिसेस हेनरी डैशवुड की एल्डेस्ट डॉटर है एलिनोर डैशवुड। हीरोइन ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है, हीरोइन है, फॉल्स इन लव विद एडवर्ड फेरस, सपोर्ट्स हर यंगर सिस्टर मरीन। सी फॉल्स इन लव विद एडवर्ड फेरस एंड ये अपनी यंगर सिस्टर मरियन की मदद भी करती हैं। हेनरी डैशवुड, फादर ऑफ जॉन डैशवुड, हेनरी डैशवुड जो है वो जॉन डैशवुड का फादर है और साथ में ये जो सिस्टर्स हैं डैशवुड सिस्टर्स, इनके भी फादर है हेनरी डैशवुड, एलिनोर, मरियन और मार्गरेट की। तो जॉन डैशवुड हेनरी डैशवुड की फर्स्ट वाइफ का बेटा होता है और एलिनोर, मरियन और मार्गरेट ये सेकेंड वाइफ से ये डॉटर्स हैं। एंड डाइज अर्ली लिविंग हिज स्टेट टू हिज सन, नथिंग फॉर वाइफ एंड डॉटर्स। हेनरी डैशवुड की नॉवेल के स्टार्ट में ही जल्दी डेथ हो जाती है, लेकिन ये अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे जॉन डैशवुड को दे देते हैं, अपनी वाइफ के लिए और अपनी डॉटर्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं और इस वजह से इन लोगों को बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। फैनी डैशवुड, सेल्फिश, नोविस, मैनिपुलेटिव वाइफ ऑफ जॉन डैशवुड एंड द सिस्टर ऑफ एडवर्ड एंड रॉबर्ट फेरस। फैनी डैशवुड जो है सेल्फिश टाइप की है, नोविस से थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, उसे केयर कर लेंगे आप लोग। मैनिपुलेटिव वाइफ है जॉन डैशवुड की। जॉन डैशवुड कौन है? हेनरी डैशवुड का बेटा है और जॉन डैशवुड साथ में जो ये डैशवुड सिस्टर्स हैं उनका हाफ ब्रदर भी है। और साथ में जो फैनी डैशवुड है ये एडवर्ड और रॉबर्ट फेरर की सिस्टर है। तो याद रखेंगे एडवर्ड और रॉबर्ट फेरर की सिस्टर है फैनी डैशवुड और इसकी शादी जॉन डैशवुड से होती है। जॉन डैशवुड कौन है? एलिनोर, मरियन और मार्गरेट का हाफ ब्रदर और हेनरी डैशवुड का बेटा। जॉन डैशवुड, वीक माइंडेड, मनी ग्रबिंग, अनकंसर्न्ड टू हिज हाफ मदर एंड सिस्टर्स। तो जॉन डैशवुड है, वीक माइंडेड है, मनी ग्रबिंग है, लालची टाइप का है और ये अपनी मदर और सिस्टर्स को लेकर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देता है थोड़ा बहुत पैसे देकर और सारी प्रॉपर्टी अपने फादर की खुद इंजॉय करता है। Margaret Dashwood, 13, is a youngest daughter of Mr. and Mrs. Dashwood, sees Marian's romantic tendencies. मार्गरेट डैशवुड जो है तीनों डैशवुड डॉटर्स में सबसे छोटी है, 13 इयर्स इसकी एज है और ये मरियन की तरह ही रोमांटिक टेंडेंसीज वाली है। मरियन डैशवुड, 17, is second daughter, excessive sensible romantic idealist, falls in love with her wrong choice, ultimately मैरिज कॉलोनल ब्रेंडर। तो मरियन डैशवुड जो है 17 इयर्स की होती है, सेकंड डॉटर है डैशवुड सिस्टर्स में और डॉटर्स में ये सेकंड पोजीशन पे है। बहुत ही ज्यादा ये सेंसिबल और रोमांटिक होती है, इमोशनल होती है, आइडियलिस्टिक होती है एंड सी फॉल्स इन लव विथ हर रॉन्ग चॉइस। तो ये अपनी रॉन्ग चॉइस इसको लाइफ में हो जाता है, फिर लेटर ऑन इसे अपनी गलती का एहसास होता है और सी मैरिड टू कॉलोनल ब्रैंडन। Mrs. Ferrars, wealthy, manipulative mother of Edward and Robert, disinherits
एडवर्ड बिकॉज ही रिफ्यूजेड टू मैरी अ रिच हेयरेस। मिसेस फेरस जो है वेल्दी है, मैनिपुलेटिव मदर है एडवर्ड और रॉबर्ट फेरस की। साथ में जब एडवर्ड फेरर जो है वो एक रिच लड़की से शादी करने से मना कर देता है बिकॉज ही चूज टू होम एलिनोर। तो एडवर्ड जो है एलिनोर से शादी करना चाहता है और वो रिजेक्ट कर देता है एक रिच लड़की को जो उसकी मदर मिसेस फेरर की पसंद होती है। तो इस वजह से इसकी मदर जो मिसेस फेरर है गुस्सा जाती हैं और इसे अपने जो प्रॉपर्टी है उससे डिसइनहेरिट कर देती है एडवर्ड को। Edward Ferrars, sensible elder brother of Fanny and Robert, marries Eleanor after 4-year engagement with Lucy Steele. एडवर्ड फेरर जो है वो सेंसिबल एल्डर ब्रदर है फैनी का और रॉबर्ट का। ये एलिनोर डेसवुड से शादी कर लेता है। ये 4 साल तक एंगेजमेंट में रहता है किसके साथ? लूसी स्टील के साथ। और इनका जो एडवर्ड और लूसी है इन दोनों का जो एंगेजमेंट होता है वो सेक्रेट होता है और 4 साल के बाद ये अपना एंगेजमेंट ब्रेक कर देता है लूसी के साथ और शादी कर लेता है जो एलिनोर है उससे। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट फेरर। रॉबर्ट फेरर जो है एडवर्ड का छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। Ironically marries Lucy Steele causes his mother disinherits him. रॉबर्ट जो है वो यंगर ब्रदर है और लेटर ऑन ये लूसी स्टील से शादी कर लेता है। लूसी स्टील जिसके साथ इसके भाई एडवर्ड का एंगेजमेंट रहता है और इस वजह से इसकी मदर गुस्सा कर इसे भी डिसइनहेरिट कर देती है प्रॉपर्टी से। तो एडवर्ड को तो अपनी प्रॉपर्टी से हटा ही दिया था, बेदखल कर ही दिया था, रॉबर्ट को भी लेटर ऑन कर देती है। मिसेस जेनिंग्स, लेडी मिडलटन्स गॉसिपी who invites the Dashwood sisters to stay in London. मिसेस जेनिंग्स जो है लेडी मिडलटन्स की गॉसिपी हैं, बातों नहीं ये करती रहती है लेडी मिडलटन्स के साथ बहुत, और लेटर ऑन ये इनवाइट करती है डैशवुड सिस्टर्स को लंदन में स्टे करने के लिए सो दैट वहाँ इन लोगों के लिए, इन जो डैशवुड सिस्टर्स है उनके लिए एक अच्छा मैच क्रिएट कर सके फॉर दियर मैरिजेस। Lady Middleton, a distant relation of Dashwood's who lives at Barton Cottage with her husband Sir John Middleton and their 4 spoiled children. लेडी मिडिल्टन कौन है? सी इज रिलेटिव ऑफ डैशवुड फैमिली और ये बार्टन कॉटेज में रहती है अपने हस्बैंड सर जॉन मिडिल्टन के साथ और साथ में इनके 4 बिगड़े हुए बच्चे भी इनके साथ रहते हैं। लूसी स्टिल मिसेस जेनिंग्स कजन स्लाई सेल्फिश सेक्रेटली इंगेज टू एडवर्ड फेरस। तो लूसी स्टिल के बारे में बताइए, ये जो मिसेस जेनिंग्स है लेडी मिडिल्टन की गॉसिपी, इनकी ये कजन है लूसी स्टिल जिसके साथ एडवर्ड का सीक्रेट एंगेजमेंट था। लूसी स्टिल सेल्फिश टाइप की होती है। हर सिस्टर एन रिवील्स हर सीक्रेट एंगेजमेंट और बाय मिस्टेक इसकी सिस्टर लूसी की सिस्टर जो एन स्टील होती है वो गलती से लूसी और एडवर्ड का जो सीक्रेट एंगेजमेंट था वो एक्सपोज कर देती है। जॉन विलब बॉय, ही लिव्स मरियन फॉर वेल्दी सोफिया ग्रेन। जॉन विलब बॉय जो कि मरियन का रॉन्ग चॉइस होता है, मरियन फर्स्ट टाइम में रॉन्ग चॉइस करती है एंड सी फॉल इन लव विद जॉन विलब बॉय। लेकिन ये जो जॉन विलब बॉय है ये मनी माइंडेड होता है, ये मरियन को छोड़ देता है किसके लिए? सोफिया ग्रे से शादी करने के लिए बिकॉज सी इज वेल्दी। Next, Emma, 1815. Emma is the novel of 1815. The novel about youthful hubris and romantic misunderstandings. तो एम्मा नॉवल में यूथफुल ह्यूब्रिस और रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको प्रेजेंट किया गया है। इट इज सेट इन द फिक्शनल कंट्री विलेज ऑफ हाईबरी एंड द सराउंडिंग स्टेट्स ऑफ हार्टफील्ड, रोनाल्ड्स एंड डॉनविल एबे। देखिए इस नॉवेल की जो सेटिंग किया है जेन ऑस्टिन ने, कहाँ पे सेटिंग किया है? एक फिक्शनल कंट्री विलेज में इसकी सेटिंग की है। और what the name of that village? That is हाईबरी। हाईबरी विलेज का नाम है, ये फिक्शनल विलेज है और इसकी जो हाईबरी के आसपास का सराउंडिंग एरियाज है वहां पे भी इस नॉवेल की सेटिंग हुई है। आसपास के सराउंडिंग एरियाज में क्या क्या है? हार्टफील्ड है, रोनाल्ड से डॉनविल एबे है। तो ये सारी जगह पे इस नॉवेल की सेटिंग होती है और सभी फिक्शनल कंट्री विलेज हैं। And involves the relationships among people from a small number of families.
इसमें लोगों के बीच जो रिलेशन है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कुछ फैमिली के साथ में, और स्पेशली एम्मा जो है इसका जो थीम है मैरिज है और सोशल स्टेटस है, तो इसी के अराउंड पूरी नॉवेल जो है मूव करती है। जॉनर है रोमांसिक कॉमेडी फिक्शन है, फॉलोड बाय सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये नॉवल सेंस और सेंसिबिलिटी के बाद पब्लिश होता है, बिकॉज सेंस एंड सेंसिबिलिटी कब पब्लिश होता है 1811 में, और प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, उसके बाद एम्मा 1815। थीम्स मैरिज एंड सोशल स्टेटस से, मेन इस नॉवल का यही थीम है मैरिज और सोशल स्टेटस, और इसी थीम के सराउंड में पूरा ये नॉवल जो है मूव करता है, इसकी पूरी प्लॉट ही इसी पर बेस्ड है। कॉन्फाइंड नेचर ऑफ वुमेन्स एग्जिस्टेंस, ये भी इस नॉवल के थीम से। ब्लाइंडिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, ऑब्स्टिकल्स टू ओपन एक्सप्रेशन, तो ये सब भी इस नॉवल के थीम से, लेकिन जो मेन थीम है वो है मैरिज एंड सोशल स्टेटस। कंपैशन एंड काइंडनेस आर द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है कंपैशन एंड काइंडनेस। नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन, एम्मा टोन इज कॉमिक, तो जो भी जेन ऑस्टिन के जितने भी नॉवेल्स है उसमें जो एम्मा है इसका टोन थोड़ा कॉमिक है, बाकी जो नॉवल है वो थोड़ा सा सीरियस टाइप के हैं, बट ये थोड़ा सा कॉमिक टाइप का है। इट सेंटर्स ऑन एम्मा वुडहाउस, टोटल ये जो नॉवेल है ये एम्मा वुडहाउस कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है इस नॉवल की, इसी के चारों तरफ कहानी घूमती है। एम्मा वुडहाउस कौन है? वो वेल्दी प्रेटी सेल्फ सेटिस्फाइड यंग वुमेन है who indulges herself with meddlesome and unsuccessful matchmaking among friends and neighbors। तो ये एम्मा क्या करती है, वो लोगों की शादियां कराने के लिए जो जोड़े हैं वो ढूंढती रहती है, मैच मेकिंग करने की कोशिश करती है, बट ये उस काम में सफल नहीं होती है, अनसक्सेस हो जाती है, सफल नहीं होती है। Later she finds her destiny in marriage to the mature and protective George Knightley। Later एम्मा किससे शादी कर लेती है? जॉर्ज नाइटले से, a squire who had been her mentor and friend। ये जो जॉर्ज नाइटले है वो स्क्वायर होता है और एम्मा का बहुत लंबे समय से मेंटर और फ्रेंड के तौर पे भी होता है। स्टार्ट में एम्मा शादी नहीं करना चाहती थी, बट सी डू, लेकिन बाद में एम्मा शादी करती है जब उसे एक राइट मैच मिलता है जॉर्ज नाइटले के रूप में। कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एम्मा वुडहाउस प्रोटोगोनिस्ट है नॉवेल की, 21 इयर्स एज है, इमेजिनेटिव एंड सेल्फ डिसीव्ड है। हर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू बी कंपेनियन ऑफ हर फादर। एम्मा वुडहाउस एम्मा नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है, 21 इयर्स है, इमेजिनेटिव टाइप की है, सेल्फ डिसीव्ड है, और उसकी लाइफ का मेन ड्यूटी है कि ये अपनी फादर की कंपेनियन बनी रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, यहाँ पे 2 होगा, देख लेंगे। और दैट इज व्हाई शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी बट लेटर ऑन शी डज विथ नाइटली। ये क्या करती है, मैच मेकिंग के काम में बिजी रहती है, लोगों को मैच मेकिंग करना चाहती है सो दैट कि लोगों को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, बट ये सफल तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस में इसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जॉर्ज नाइटले के रूप में। हेनरी वुडहाउस। हेनरी वुडहाउस कौन है? एम्मा's elderly father concerned for health। एम्मा के फादर हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत इनको चिंता रहती है, दूसरों की हेल्थ को लेकर भी। जॉर्ज नाइटले, a well-to-do man, 37 to 38 age, calm and rational, befriended and advised Emma। जॉर्ज नाइटले जो है बहुत एक अच्छा परिवार का है, स्क्वायर है ये, 37 to 38 इसकी एज है, काम है, शांत नेचर का है, रैशनल है, लॉजिकल माइंड का है, बेफ्रेंड है, ये काफी लंबे समय तक फ्रेंडशिप में रहता है एम्मा के साथ और उसे एडवाइस भी देता रहता है उसके मैच मेकिंग के काम में। लेकिन लेटर ऑन ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। मिस एन टेलर, Emma's devoted governess and friend, who at the beginning of the novel has just married Mr. Weston। मिस एन टेलर जो है एम्मा की डिवोटेड गवर्नेंस है और साथ में फ्रेंड भी है। नॉवल के स्टार्ट में ही मिस एन टेलर जो है मिस्टर वेस्टन के साथ शादी कर लेती हैं। मिस्टर वेस्टन, a neighbor to Woodhouses, whose son by a former marriage is Frank Churchill।
मिस्टर वेस्टन जो है ये वुड हाउस फैमिली के पड़ोसी हैं और इनका एक बेटा होता है फ्रैंक चर्चिल। इनकी पहली शादी से एक बेटा होता है जिसका नाम होता है फ्रैंक चर्चिल। किसका? मिस्टर वेस्टन का बेटा। नेक्स्ट वन इज फिलिप एल्टन, rector of Highbury, 26 is clergyman, very eligible for marriage। तो फिलिप एल्टन कौन है? ये 26 इयर्स का क्लर्जीमैन है, रेक्टर है हाईबरी का और ये शादी के लायक बहुत है, मतलब कि ही इज अ गुड पर्सन फॉर मैरिज। मिस हैटी बैट्स, काइंडली ओल्ड मेड टॉकर। तो मिस हैटी बैट्स जो है वो काइंडली ओल्ड मैड है, टॉकेटिव है। जेन फेयरफैक्स, तो जेन फेयरफैक्स के बारे में देख लेते हैं। मिस बेट्स ऑर्फन नीस, एलिगेट एंड अकम्प्लिश्ड, विजिटेड हाईबरी 2 years बिफोर। जेन फेयरफैक्स जो है मिस हैटी बेट्स की क्या है? ये नीस से भतीजी है और ये एलिगेंट है, साथ में अकम्प्लिश्ड भी है। ये हाईबरी विजिट की थी 2 साल पहले। हैरिट स्मिथ, illegitimate 17 year age, Emma befriends her and tries to marry off to Mr. Elton। हैरिट स्मिथ जो है ये इलेजिटिमेट है, 17 साल की है, एम्मा की फ्रेंड्स भी है और एम्मा चाहती है कि हैरिट की शादी किससे हो जाए? मिस्टर एल्टन से हो जाए। रॉबर्ट मार्टिन, अ रिस्पेक्टेड यंग फार्मर, वांट्स टू मैरी हैरिट स्मिथ। रॉबर्ट मार्टिन जो है रिस्पेक्टेड यंग फार्मर है और ये हैरिट स्मिथ से शादी करना चाहता है। Augusta Hawkins, a vain talkative young lady, Mr. Elton meets her on a trip to Bath and quickly engaged। अगस्ता हॉकिंस जो है एक टॉकेटिव टाइप की वैन लेडी है, दिखावे टाइप की, और मिस्टर एल्टन की मुलाकात हो जाती है अगस्ता से एक ट्रिप के दौरान बात के लिए और वहीं पे इन दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो जाता है, दोनों एक दूसरे से एंगेज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉन एंड इसाबेल नाइटले, ब्रदर ऑफ जॉर्ज एंड सिस्टर ऑफ एम्मा। जॉन जो है जॉर्ज नाइटले का भाई है और इसाबेल जो है वो एम्मा की सिस्टर है। ऑकेजनली विजिट टू हाईबरी, लिव इन लंदन विद देयर 5 चिल्ड्रेन। तो जॉन और इसाबेल जो दोनों हैं ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है। ये लोग बहुत कम आते हैं आइवरी, कभी कभी आते हैं, लंदन में ही रहते हैं, इनके 5 चिल्ड्रेन भी हैं। तो जॉन किसका भाई है? जॉर्ज नाइटले का, और इसाबेल एम्मा की सिस्टर है और ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मिसेस गॉडार्ड रन्स बोर्डिंग स्कूल वियर हैरियट लिव्स। मिसेस गॉडार्ड कौन है? वो बोर्डिंग स्कूल चलाती है जहाँ पे हैरियट रहती थी। मिस्टर पेरी, मिस्टर वुडहाउसेस कांस्टेंट रेफरेंस ऑन मैटर्स ऑफ हेल्थ। मिस्टर पेरी जो हैं मिस्टर वुडहाउस जो एम्मा के फादर हैं उनको हेल्थ के बारे में कॉन्सस करते रहते हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।